चलिए नेक्स्ट, बात कर रहे थे हम लोग यूनिवर्सलिटी ऑफ कोडान पर। यूनिवर्सल कोडान, पिछले लेक्चर में हम लोग यहीं छोड़े थे इसको। यूनिवर्सल कोडान का मतलब हमने आपको बताया था कि सेम टाइप का जेनेटिक कोड जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट इन दोनों में यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल केस किसका बताया था हमने आपको? माइटोकॉन्ड्रिया का बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया में सारी चीज़ें लगभग वही होती हैं, कुछ डिफरेंसेज यहाँ पर हैं। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में तो इसमें टर्मिनेशन कोडान जो होते हैं, कौन कौन बताया था? UAG, UAA और क्या बताया था? UGA बताया था। इसके साथ साथ AGG भी यहाँ पर होता है। 4 टर्मिनेशन कोडान होते हैं। एक तो ये डिफरेंस है, जबकि ये जो है ये सभी कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया में 3 तो ये यूनिवर्सल कोडान में भी होते हैं, यूनिवर्सल कोड में भी होते हैं, लेकिन एक ये एडिशनल यहाँ पर है जो कि टर्मिनेशन कोडान है। जबकि AGG जो है दिस कोड्स फॉर आर्जिनिन। ये आर्जिनिन नाम के एमिनो एसिड के लिए कोड करता है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस और भी आप देखेंगे तो मिलेगा, लेकिन सवाल इन पर आएगा नहीं। एक आप जान लीजिए बस ये कि जिसे हम टर्मिनेशन कोडान मान रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, वो दरअसल में कोड करता है आर्जिनिन के लिए। किसमें? इन नॉर्मल जेनेटिक कोड। इन नॉर्मल जेनेटिक कोड की अगर हम बात करें तो ये जो है AGG ये आर्जिनिन को कोड करता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में यही टर्मिनेशन कोडान की तरह रोल प्ले करता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने चल रहे हैं, वो है वॉबेल हाइपोथेसिस, जिस पर क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है दैट इज वॉबेल हाइपोथेसिस। प्रपोज्ड बाय क्रिक इन ईयर 1965 था, 1965। वॉबेल हाइपोथेसिस, इसे जानने के लिए हमको ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए के रिलेशनशिप की चर्चा करनी पड़ेगी। मैसेंजर आरएनए के बारे में आप जान चुके हैं, पहले हम ट्रांसफर आरएनए के बारे में जान लें, तब इस वॉबेल हाइपोथेसिस को समझ पाएंगे कि ये क्या चीज़ होता है। तो पहले हम स्ट्रक्चर जान लें ट्रांसफर आरएनए का, ये क्या होता है। ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर में 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। मिटाएं इसको। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लें ट्रांसफर आरएनए पर, फिर वॉबलिंग समझते हैं। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि मैसेंजर आरएनए के जो कोडान्स होते हैं, इनको डी कोड करने का काम कौन करता है? ट्रांसफर आरएनए करता है। ठीक है, ये बिल्कुल जो अन्य आरएनए होते हैं उन्हीं की तरह होता है, बस इसकी खास पहचान ये है, स्टार्ट तो ये 5 प्राइम से होता है, समाप्त ये 3 प्राइम पर होता है, लेकिन इस पर 3 नाइट्रोजन बेस की पहचान होती है। ये अनपेयर्ड होते हैं, CCA। अभी तो पेयर अनपेयर्ड तो इसमें सभी हैं। और ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये tRNA का ये 1D स्ट्रक्चर है। ये लीनियर फॉर्म में है। ट्रांसफर आरएनए कैसा है? ये लीनियर फॉर्म में है। इसको 1 डायमेंशनल कहा जाता है, केवल लंबाई है, चौड़ाई नहीं है, ना ऊंचाई है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? 1D स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका जो 2D स्ट्रक्चर है, ये पहला स्ट्रक्चर था। दूसरा स्ट्रक्चर जब इसमें फोल्डिंग हो जाती है, इसमें जब फोल्डिंग हो जाती है तो ये 2D स्ट्रक्चर एडाप्ट करता है। ठीक है, फोल्डिंग होने पर ये क्या करेगा? 2D स्ट्रक्चर एडाप्ट करता है, जिसको हम क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA, इट इज ऑल्सो नोन एज
2D स्ट्रक्चर, हम इसे 2D स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस वन 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ मॉडल, इट इज आल्सो नोन एज 2D स्ट्रक्चर। अब इसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। दरअसल में जब हम ट्रांसफर आरएनए की लूपिंग करते हैं, कुछ भी ना देखिए, लेकिन लास्ट में 3 प्राइम एंड पर 3 नाइट्रोजन बेस इनकी पहचान होते हैं, सी, सी और ए। सी, सी, ए, यही इनकी पहचान है ट्रांसफर आरएनए की। अगर ये हैं तो ये ट्रांसफर आरएनए किसी भी रूप में मौजूद हो, ये 1D स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर, 3D कुछ भी हो, लेकिन 3 प्राइम एंड पर सी, सी, ए होगा। सवाल आपसे क्लोवर लीफ मॉडल पर पूछा जाएगा, 2D स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। क्लोवर लीफ मॉडल, लिख लिया? डायग्राम से देखिए क्लोवर लीफ मॉडल। टीआरएनए में लूपिंग हो जाती है, ये 2D स्ट्रक्चर एराइज होता है यहां पर। फाइव प्राइम से चल रहे हैं हम। ये स्ट्रक्चर है, हम इसे बोलते हैं DHU लूप, हम इसे बोलते हैं T-Psi-C लूप, या इसी को T लूप भी कहा जाता है। हम इसे बोलते हैं एंटी कोडॉन लूप। तीन तो इसमें लूप आपको दिखाई दे रहे हैं, बाकी सभी आर्म होते हैं। हम इसको डी आर्म कहते हैं। इसको एंटी कोडॉन आर्म कहते हैं। ये बंद करो, उसको आवाज आ रही है, बंद कर लो। एंटी कोडॉन आर्म, इसे हम टी आर्म कहते हैं, इसको ए आर्म कहते हैं। इसमें अगर देखें तो तीन जो नाइट्रोजन बेसेज हैं, इसमें 3 नाइट्रोजन बेसेज ये अनपेयर्ड होते हैं, बाकी सभी इसमें पेयर्ड होते हैं। 4 नाइट्रोजन बेस पेयर्ड होते हैं और 3 अनपेयर्ड होते हैं, तो 7 नाइट्रोजन बेस होते हैं एंटी कोडॉन लूप में। ठीक इसी तरह से 4 नाइट्रोजन बेस का पेयर बनता है यहां पर, और इसमें 3 अनपेयर्ड होते हैं। इसमें लगभग 8 से लेकर 12 तक नाइट्रोजन बेस होते हैं। आठ से 12 तक, नंबर फिक्स नहीं है। और इन सभी आर्म में 5-5 नाइट्रोजन बेस का पेयर बनता है। इस तरह से द स्ट्रक्चर बिफोर यू इज द 2D स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ मॉडल। इट इज 2D or clover leaf model of tRNA, ट्रांसफर आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल है ये, जो आपके सामने दिख रहा है। यहां पे जो साई लिखा गया है, ये अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस होता है, इसको हम स्यूडो यूरिडीन भी कहते हैं, आल्सो नोन एज स्यूडो यूरिडीन।
यहां पे जो DHU लिखा गया है, डाइहाइड्रोयूरिडीन, ये दोनों नाइट्रोजन बेस अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस है। आपसे पूछ सकते हैं कि अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस किस में पाए जाते हैं, तो क्या बताएंगे आप? दैट इज द ट्रांसफर आरएनए। अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस इज फाउंड इन ट्रांसफर आरएनए। अब यूजुअल नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं? एडनिन, ग्वाइनिन, थायमिन, साइटोसिन। इसके अतिरिक्त अगर जैसे स्यूडोयूरिडीन है, हाइपोजैंथीन है ना, फाइब्रोमोयूरेसिल है, तो ये सब क्या है? इनोसिन है। इनोसिन आई भी होता है। इनोसिन आई माने आई का मतलब इनोसिन। ये सब अनयूजुअल नाइट्रोजन बेसेज होते हैं। हाइपोजैंथीन ये वो सामान्य नाइट्रोजन बेस नहीं है जो डीएनए आरएनए में पाए जाते हैं, ये अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस। तो एक क्वेश्चन अगर आपसे बनेगा, पूछा जाए कि अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस किस में पाया जाता है, तो क्या बताएंगे आप? इट इज प्रेजेंट इन टीआरएनए। लिख लिया? इस तरह से 3 लूप इसमें और 5 आर्म आपको दिख रहे हैं। इस आर्म को हम वेरिएबल आर्म कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर आपके सामने है। 3 प्राइम एंड पर CCA, ये 3 नाइट्रोजन बेस ऐसे हैं जो अनपेयर्ड होते हैं, ध्यान रखेंगे। ये पहचान है किसी भी ट्रांसफर आरएनए की, कैसा भी लिखा हो, लेकिन 3 प्राइम एंड पर अगर 3 है तो बिना सोचे आपको लिखना है कि ट्रांसफर आरएनए है। यही पहचान है इसकी। अब जब ये लूप बनाता है तो नीचे यहाँ पर एंटी कोडान लूप होते हैं। नंबरिंग हम किधर से करते हैं? नंबरिंग करते हैं 5 से शुरू कर 3 पर ख़त्म करते हैं, यानी कि हमारे चलने का डायरेक्शन ये होता है। अब ऐसे चलेंगे तो पहला नाइट्रोजन बेस यहाँ पर जो पड़ेगा, एंटी कोडान में 3 नाइट्रोजन बेस हैं, तो पहला नाइट्रोजन बेस उस पर नंबर 1 देंगे, इस पर नंबर 2 देंगे, इस पर नंबर 3 देंगे। हम 5 प्राइम एंड की तरफ से चलकर 3 प्राइम पर खत्म होते हैं। तो इस प्रकार से जो एंटी कोडान के नाइट्रोजन बेसेज हैं, इनकी नंबरिंग भी आप समझ लीजिए, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मैसेंजर आरएनए ये उल्टा होता है, नहीं तो वहाँ कन्फ्यूजन होगा आपको। चलना हमको किधर से है? 5 की तरफ से। एंटी पैरेलल पेयरिंग होती है आरएनए की ट्रांसफर आरएनए के साथ, तो इसलिए इसका जो एंटी कोडान होता है ये मैसेंजर आरएनए के कोडान से पेयरिंग करके और उसके नेचर को डी कोड करने का काम करता है कि वो किस एमिनो एसिड की बात कर रहा है। ठीक है, बाकी सभी फंक्शंस जो ट्रांसफर आरएनए के हम डिस्कस आगे करेंगे। ट्रांसफर आरएनए का बेसिकली 2 काम है। पहला, मैसेंजर आरएनए के कोडान की डी कोडिंग करके ये जान लेना कि कौन से एमिनो एसिड का रहस्य छिपा है इस कोडान में, ये उसको पढ़ लेते हैं। इसलिए इनको मॉलिक्यूलर रीडर भी कहा जाता है, या मॉलिक्यूलर डी कोडर भी कहते हैं, या इसी को एडाप्टर भी कहा जाता है। ट्रांसफर आरएनए के कितने नाम? मॉलिक्यूलर रीडर, या इसी को एडाप्टर कहते हैं। एडाप्टर।
मैसेंजर आरएनए के जो कोडान्स होते हैं, ये मैसेंजर आरएनए के कोडान्स को रीड करने का काम करता है और पहचान लेता है कि इस कोडान का क्या मतलब होता है, इस कोडान से कौन से नाइट्रोजन बेस की बात हो रही है। ठीक है, और जिस एमिनो एसिड की बात ये करेगा उसको ये अपने साथ यहां जोड़ लेगा। कहां पर? इसीलिए इसका नाम पड़ा एमिनो एसिड एक्सेप्टिंग आर्म, इन शॉर्ट इट इज नोन एज ए आर्म। ये एमिनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, ये वो लेबर है। ट्रांसफर आरएनए एक लेबर है जो मिस्त्री से पूछता है कि ईंटा कौन सा लाएं, वो बता देगा कि यही ईंटा लेके आओ, तो ये जाएगा और दौड़ कर ईंटा भी ले आएगा। और मिस्त्री की बात को ये स्वयं समझ सकता है। मिस्त्री कौन है यहाँ पर? मैसेंजर आरएनए में छुपा हुआ जो रहस्य है, ऐसे समझ लो, किसी भी रूप में समझ सको, समझो। लेकिन तो ये यहाँ पर मैसेंजर आरएनए के कोडान की डी कोडिंग करने के बाद इस बात के लिए ये सहमत हो जाता है कि यही एमिनो एसिड लाना है। तो उस एमिनो एसिड को कहाँ बैठा कर लाएगा? यहाँ पर 3 प्राइम एंड से वो एमिनो एसिड यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होता है, यहाँ पर एस्टर बॉन्ड बनता है, एस्टर लिंकेज होता है। ध्यान रहे कि चूंकि ये एमिनो एसिड को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा एमिनो एसिड एक्सेप्टिंग आर्म, या इसको ए आर्म कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए का ये स्ट्रक्चर, ये जो मॉडल है, इट इज नोन एज क्लोवर लीफ मॉडल और 2D स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं। ठीक, आपका एल शेप भी होता है टीआरएनए का, वो 3D स्ट्रक्चर होता है। एक जगह स्टार लगा के आप लिख लेंगे कि एल शेप मॉडल जो है वो 3D स्ट्रक्चर है। ये जो एल शेप टीआरएनए है, इट इज 3D स्ट्रक्चर। ज्यादा नहीं पढ़ना है इसके में, साइंटिस्ट का नाम पूछ सकते हैं, क्लग थे, एसएच किम और क्लग, जिन्होंने 3D स्ट्रक्चर प्रपोज किया था ट्रांसफर आरएनए का। क्लग, KLUG साइंटिस्ट थे, एसएच किम, हाँ, SH किम, KIM, इन्होंने 3D स्ट्रक्चर दिया था ट्रांसफर आरएनए का। 3D स्ट्रक्चर या इसी को एल शेप कहते हैं। तो ज़्यादा आपको डिटेल इसका पढ़ना नहीं है। ट्रांसफर आरएनए का मैसेंजर आरएनए के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, आइए और अब हम देखते हैं कि हमारा ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये मैसेंजर आरएनए के साथ कैसा रिलेशनशिप रखता है। आओ और देखा जाए इसको, मिटा देंगे सारा। बाकी डिटेल फंक्शन हम ट्रांसफर आरएनए का पढ़ेंगे जब पॉलीपेप्टाइड का निर्माण पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन। अभी हम बात कर रहे हैं मैसेंजर आरएनए के साथ इसका रिलेशनशिप। मिटा दें। चलिए, और हम जानते हैं कि मैसेंजर आरएनए का ट्रांसफर आरएनए के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। सपोज करो कि ये आपका मैसेंजर आरएनए है 5 एंड दिस वन इज 3, और इसमें इसके 3 कोडान हैं जिन्हें रीड किया जाना है। इस कोडान का नाइट्रोजन बेस नंबर 1 कौन होगा? ये वाला। किधर से चलेंगे? 5 to 3 चलेंगे, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो चाहे वो ट्रांसफर आरएनए हो। पोलरिटी हमेशा किस तरफ से नापी जाती है? 5 to 3। इधर से चलेंगे तो ये पहला नाइट्रोजन बेस है, ये दूसरा नाइट्रोजन बेस है, ये तीसरा। किसी भी कोडान का पहला, दूसरा और तीसरा किस क्रम में लिखा जाएगा? 5 से चलकर 3 की तरफ, राइट। अब इसका जो ट्रांसफर आरएनए है उसका एंटी कोडान यहां पर कोडान के नाइट्रोजन बेसिस के साथ संबंध बनाएगा। बात समझ रहे हैं? कैसे, किस प्रकार करेगा? तो हमें यह देखना है कि एंटी पैरेलल पेयरिंग होती है और बेस पेयर कॉम्प्लीमेंटेशन जरूर देखा जाता है। क्या देखते हैं? एंटी पैरेलल पेयरिंग होती है और बेस पेयर कॉम्प्लीमेंटेशन जरूर देखा जाता है। ठीक है, चलिए अब ये जो यहां पर ट्रांसफर आरएनए है,
ये आपका ट्रांसफर आरएनए है। आ जाओ, आगे आओ, समय से आया करो भाई, उधर भी तो है, वहां बैठ जाओ, उधर बैठो। तो वीडियो के हमारे बैंड बज जाती है अब बैठाने में। अभी ये कभी वो भी टहल रही होंगी। हाँ, अब जरा देखिए ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के साथ किस प्रकार का रिलेशनशिप रखता है, जरा ये देखिए। तो कह रहे कि एंटी पैरेलल पेयरिंग होती है। तो अगर इसका 5 इधर से शुरू है तो इसका 5 किधर से शुरू होगा? इसका 5 प्राइम ये है, 3 ये है, ऐसे समझो। हमने यहां पर केवल एंटी कोडान दिखाया है, किसका? टी आरएनए का केवल एंटी कोडान दिखाया है, एंटी कोडान लूप दिखाया है। अब इसकी पेयरिंग कैसे हो रही है? हम चलेंगे इधर से, इसमें डायरेक्शन चलने का कौन सा होगा? दिस वन। ऐसे मूव करेंगे, इस तरह चलेंगे, ऐसे। पेयरिंग जरा दीजिए, देखिए ध्यान से, ये पेयरिंग है। अब आप जरा देखिए यहां पर इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे। 5 से चलेंगे तो 1 ये होगा, 2 ये होगा और 3 ये होगा। ऐसे पेयरिंग होती है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो एंटी कोडान, ट्रांसफर आरएनए का एंटी कोडान का पहला नाइट्रोजन बेस मैसेंजर आरएनए के कोडान के तीसरे नाइट्रोजन बेस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है और इसी से जुड़ेगा। ये समझ गए? तो इस बात को हमें लिखना भी है। क्या लिखना है? द फर्स्ट नाइट्रोजन बेस of anticodon pairs with the third nitrogen base of codon of the messenger RNA. The first nitrogen base of anticodon pairs with the third nitrogen base of codon of the messenger RNA. इस प्रकार की पेयरिंग होती है। हो गया? एंटीकोडान की पेयरिंग किससे हो रही है? कोडान से हो रही है। और एंटी पैरेलल पेयरिंग हो रही है। तो कोडान के नाइट्रोजन बेस एंटीकोडान के नाइट्रोजन बेसेज के साथ किस क्रम में रहेंगे ये आपके सामने दिख रहा है। ठीक, पेयरिंग के समय नाइट्रोजन बेस का कॉम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? कॉम्प्लीमेंटेशन। अगर यहां पर एडेनिन है तो इधर यूरेसिल होना चाहिए, क्योंकि आरएनए है तो थाइमिन तो होगा नहीं। अगर यहां पर साइटोसिन है तो इस पर गुआनिन होना चाहिए। इसको तो हम यूजुअल पेयरिंग कहते हैं, नाइट्रोजन बेसेज की यूजुअल पेयरिंग। लेकिन जो अभी हम लोगों ने हेडिंग डाला था, पढ़ना चाहते हैं, वॉबेल हाइपोथेसिस, यहां पर इस नियम की धज्जियां उड़ते हुए दिखाई देती हैं। इस नियम की धज्जी उड़ती है। कॉम्प्लीमेंटेशन, एक नाइट्रोजन बेस का पेयरिंग बिहेवियर एक से अधिक नाइट्रोजन बेस के साथ मैच करता है। इसलिए एक नाइट्रोजन बेस एक से अधिक प्रकार के नाइट्रोजन बेस को अपना कॉम्प्लीमेंट्री मानकर पेयरिंग कर लेता है। इसी घटना को वॉबलिंग कहते हैं। एंड दिस टेक्स प्लेस एट द थर्ड पोजीशन ऑफ कोडान। कहाँ पर होता है? कोडान के थर्ड पोजीशन पर होता है। किसके बीच होता है? एंटी कोडान के पहले और कोडान के तीसरे नाइट्रोजन बेस के बीच में ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पर एक कोडान, एक नाइट्रोजन बेस कम से कम एक से ज़्यादा नाइट्रोजन बेसेज के साथ पेयरिंग बिहेवियर मैच करता हुआ दिखाई देता है और इसी को वॉबलिंग कहते हैं। ठीक, इस पॉइंट को मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है? वॉबलिंग में क्या हो रहा है कि एट इन बिटवीन
in between the first nitrogen base of anticodon and third nitrogen base of codon. Wobbling takes place where one nitrogen base of anticodon shows the pairing behavior with more than one type of नाइट्रोजन बेस, इसी को हम वॉबलिंग कहते हैं। आप कह सकते हैं इट इज द लैक ऑफ प्रेसिजन विथ थर्ड कोडॉन ऑफ नाइट्रोजन, थर्ड नाइट्रोजन बेस ऑफ कोडॉन, लैक ऑफ प्रेसिजन विद थर्ड नाइट्रोजन बेस ऑफ कोडॉन। तुम्हारा एक साथी और नहीं है कोई? हाँ, इनके साथ हैं राहुल, और तुम कौन हो? हाँ, दोनों का चेहरा मैच करता, मैं कंफ्यूज रहता हूँ। शत्रुघ्न को राहुल समझ लेता हूँ, राहुल को शत्रुघ्न। और आलोक नहीं है, आलोक भी नहीं है, श्रवण कुमार नहीं है। ध्यान से सुनिए, वॉबलिंग क्या है। वॉबलिंग यहां देखने को मिलती है, इस पोजीशन पर। यहां एंटीकोडॉन का पहला नाइट्रोजन बेस और कोडॉन का तीसरा नाइट्रोजन बेस एक दूसरे के साथ वॉबलिंग करते हैं। मींस कि ये नाइट्रोजन बेस एक से अधिक प्रकार के नाइट्रोजन बेस के साथ पेयरिंग बिहेवियर में मैच करने लगता है, यानी कि ये एक से अधिक नाइट्रोजन बेस के साथ पेयरिंग कर सकता है। इससे क्या हो जाता है कि कोडॉन का जो थर्ड नाइट्रोजन बेस होता है, इसका रोल समाप्त हो चुका होता है, समाप्त हो जाता है, ज़्यादा ये डिस्टर्ब नहीं करता। मतलब इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है, वॉबलिंग अगर हो गई तो इसका परिणाम क्या होता है? इफ द टू डिफरेंट कोडॉन्स, two different codons that have first two nitrogen bases similar and wobbling takes place at the third position, they will code for the same type of amino acid। वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेंगे। यही घटना वॉबिल हाइपोथेसिस कहलाती है, इसको कहते हैं। रिजल्ट इसका ये होगा।
लिखिए, हम समझाते हैं आपको अभी इसे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, नाइट्रोजन बेस है आई, इसका नाम है इनोसिन। इट हैज द पेयरिंग बिहेवियर सिमिलर विद यू, सी एंड ए। मीन्स इनोसिन यूरेसिल से भी पेयर कर सकता है, साइटोसिन से भी पेयर कर सकता है और एडेनिन से भी पेयर कर सकता है। इन तीनों नाइट्रोजन बेस से इसका पेयरिंग बिहेवियर सिमिलर है। अब जरा देखिए इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। इसका इंपैक्ट ये है कि अगर इस पोजीशन पर आई मौजूद है और यहां पर यू है तो वो पेयर कर लेगा उससे। अगर यहां पर सी है तो भी पेयर कर लेगा, अगर यहां पर ए है तो भी पेयर करेगा, और डिसीजन जिस एमिनो एसिड के बारे में लिया जाएगा वो सेम होगा तीनों में। यानी कि तीसरे नाइट्रोजन बेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब डिसाइडिंग रोल ही नहीं है। अगर पहला दो नाइट्रोजन बेस सिमिलर हैं तो वो सेम एमिनो एसिड को कोड करेंगे। आप जरा देखिए, मैं आपको तीनों केस दिखा रहा हूं, मिटा दूं इसको। ध्यान से देखिए, ये तीन केस दिखाए गए हैं। पहला मैसेंजर आरएनए, ये तीन मैसेंजर आरएनए दिखाए गए हैं। इन तीनों के प्रथम दो नाइट्रोजन बेस दोनों में सिमिलर हैं। ये दोनों सिमिलर हैं, किसमें? इसमें भी और इसमें भी। जैसे मान लो यहां पर UC है तो यहां पर भी UC हो और यहां पर भी UC हो, तो इन तीनों कोडान में प्रथम दो नाइट्रोजन बेस सिमिलर हैं। जैसे कि UC यहां पर है तो UC यहां पर है, UC यहां पर। उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं आपको कि तीन कोडान हैं जिनके प्रथम दो लेटर आपस में सिमिलर हैं, राइट। अब डिफरेंस कहां पर है? यहां पर है। यहां पर कौन है? U, यहां पर कौन है? C, यहां पर कौन है? A। यही डिफरेंस है। डिफरेंस ये तीसरे नाइट्रोजन बेस में इन तीनों में है, बाकी प्रथम दो नाइट्रोजन बेस सिमिलर हैं। अब यहां पर आ गया कौन है? इस पर कौन बैठा है? I। कौन से पोजीशन पर? 1। दूसरे पोजीशन पर तीसरे। अब इसके C पर यहां G होगा, U के लिए यहां पर A होगा, ठीक। अब यहां पर अगर देखें तो पेयरिंग इन दोनों से हो जाएगी, इससे पेयरिंग हो जाएगी। I C से भी पेयर करता है, तो अगर I यहां पर है तो इससे भी पेयर हो जाएगा, और अगर I यहां पर है तो इससे भी पेयर हो जाएगा। और जो जिस एमिनो एसिड की पहचान ये करेंगे वो सिमिलर होगा तीनों केस में। तो यही कहा गया है कि अगर दो या दो से अधिक कोडानों के प्रथम दो नाइट्रोजन बेस अगर सिमिलर हैं और तीसरे नाइट्रोजन बेस पर इनका डिफरेंस है, परंतु तीसरे नाइट्रोजन बेस पर वॉबिलिंग हो जाती है, तो ये तीनों एक ही प्रकार के एमिनो एसिड की डिकोडिंग कर देंगे। इसका यही कारण है कि कुछ कोडान ऐसे हैं, कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए एक से अधिक कोडान बन जाते हैं। यही है डीजनरेसी ऑफ कोडान। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कोडान डीजनरेट क्यों है, तो आप बताएंगे बिकॉज ऑफ वॉबिलिंग एट थर्ड पोजीशन। एक ही एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडान कैसे बन गए?
उसका यही कारण है कि ये सब एक ही अमीनो एसिड को कोड करेंगे, यद्यपि ये कोडान डिफरेंट है। तो ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि यहां वॉबलिंग हो रही है। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई सवाल पूछना हो तो पूछिए। अब जब आप डिक्शनरी खोजेंगे, उसकी क्या नाम है, जो टेबल है जेनेटिक कोड 64 कोडानों की, तो उसमें से तमाम, जैसे सीरीन के लिए अगर आप देखेंगे तो उसमें 6 नाइट्रोजन 6 कोडान हैं। ट्रिप्टोफान के लिए वॉबलिंग नहीं, एक खाली है। तो कुछ ऐसे जिनके लिए 2 है, कुछ ऐसे हैं जिनके लिए 4 है। इस प्रकार का मतलब कि एक से ज़्यादा। ये किस कारण से हो रहा है? वॉबलिंग। अब एक तो ये हो गया कि कोडान की डीजनरेसी साबित हो जाती है इस वजह से। दूसरा क्या होता है? दूसरा, ट्रांसफर आरएनए की इकोनॉमी बन जाती है। इट बिकम्स मच इकोनॉमिकल इन सेंस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ज़्यादा प्रकार के ट्रांसफर आरएनए की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। ये तीनों कोडान एक ही प्रकार के ट्रांसफर आरएनए से डी कोड हो जाएंगे। नहीं समझे? अरे भाई, AGI, AGI और AGI इन तीनों पर अगर है तो ट्रांसफर आरएनए तो एक ही हुआ ना। एक ही प्रकार के ट्रांसफर आरएनए से इसका भी डीकोडिंग, इसकी भी डीकोडिंग और इसकी भी हो जाएगी। तो जितने प्रकार के कोडान हैं, क्या इतने प्रकार के ट्रांसफर आरएनए की नीड है क्या? उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि वॉबलिंग हो जाती है। तो पता लगता है कि एक ही अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडान बने हैं और वो सारे कोडान सिमिलरिटी शो कर रहे हैं और एक ही ट्रांसफर आरएनए से डीकोड हो जाएंगे। तो ट्रांसफर आरएनए की संख्या घटी कि नहीं घटी? क्या ट्रांसफर आरएनए 64 रहेगा? उत्तर है नहीं। कितना रहेगा? लेस देन 64। तो कह देंगे क्या 61 रहेगा? कह देंगे उससे भी कम रहेगा। अब इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 प्रकार के आरएनए हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो सबसे कम प्रकार का कौन होता है? तो वो टीआरएनए होता है, सबसे कम प्रकार का होता है। यस, टीआरएनए, इसकी संख्या सबसे कम होती है। मात्रा किसकी ज़्यादा होती है? वो राइबोसोमल आरएनए होता है। और टाइप किसका सबसे ज़्यादा होता है? तो अनगिनत। जैसे 30,000 जीन हमारे शरीर में, तो 30,000 प्रकार के मैसेंजर आरएनए हो गए। अरे भैया, जितने जीन उतने आरएनए ना, मैसेंजर आरएनए। तब तो सबसे, अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए, तो वो मैसेंजर आरएनए है। मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीआरएनए तो कौन होगा? तो वो टीआरएनए होगा। और मैक्सिमम अमाउंट, वजन के हिसाब से, वेट, तो वो कौन होगा? वो राइबोसोमल आरएनए होगा। मात्रा में सबसे ज़्यादा कौन है? है मैसेंजर आरएनए होगा सबसे ज़्यादा। हाँ, मैसेंजर आरएनए है। हाँ हाँ, तभी तो डाइवर्सिटी हुई ना, तभी तो डाइवर्सिटी हुई। विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप जेनेटिक मटेरियल पूछेंगे तो मैसेंजर आरएनए में डाइवर्सिटी दिखेगी। हाँ, तो प्रोटीन होगा। जहाँ मैसेंजर आरएनए लिख रहे हैं वहाँ प्रोटीन भी तो होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। अरे भाई, यूकैरियोटिक सेल की बात करो, प्रो में नहीं। प्रो में तो एक मैसेंजर आरएनए 3 प्रकार के प्रोटीन बना रहा है, क्योंकि उसमें सिस्ट्रॉन 3 है। 3 सिस्ट्रॉन के लिए एक मैसेंजर आरएनए बनाना, और प्रोटीन 3 बन रहे हैं। तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी प्रोकैरियोट में पूछेंगे तो प्रोटीन के रिस्पेक्ट में होगी, और यूकैरियोट में पूछेंगे तो जितना मैसेंजर आरएनए उतने प्रोटीन। अरे भाई, दोनों केस हम आपको बता रहे हैं। अगर प्रोकैरियोट के केस में कहेंगे तो प्रोकैरियोट में जितने सिस्ट्रॉन एक जीन में हैं उतने सिस्ट्रॉनों के लिए मिला के एक ही मैसेंजर आरएनए बनेगा, लेकिन प्रोटीन तीनों का अलग अलग बनेगा। लाइक, जैसे लाइक ओपेरान है, लाइक वाई, लाइक जेड, लाइक ए, तो वाई, जेड और ए, इन तीनों के लिए एक ही मैसेंजर आरएनए बनेगा, लेकिन इनका पॉलीपेप्टाइड 3 अलग अलग होगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज, तीनों अलग अलग बने कि नहीं बने? तो प्रोटीन डाइवर्सिटी प्रोकैरियोट में ज़्यादा होगी, और यूकैरियोट में प्रोटीन और मैसेंजर आरएनए दोनों की डाइवर्सिटी इक्वल होगी। सवाल पे जाइए ना, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है ना। अब अगर छोटे गुरुजी ने पूछा है, उनका दिमाग नहीं पहुंचा वहां तक, तो हम क्या कर लें उसके लिए? अरे तो चलिए, वो भी तो अध्यापक ही हैं, तब उस पर हम कमेंट कोई नहीं करेंगे। ठीक है भाई। आज कई लोगों ने ब्लैक कपड़ा पहना है, शनिवार है। हालांकि मैं ये सब सोच करके नहीं पहनता हूँ, मेरे पास तो जो रहता है सामने दिख गया प्रेस है तो पहन लिया भाई। आज संजय ने भी पहना है ब्लैक कपड़ा। शनिवार समझ के पहने हो क्या? हाँ। ये समझ गए होंगे वॉबल हाइपोथेसिस। कोई डाउट है किसी को? नो, इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा।
इतनी सारी बातें जानने के बाद जेनेटिक कोड अब हम बंद कर रहे हैं और चल रहे हैं किस पर, हैं, ट्रांसलेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, इस पर बात कर रहे हैं, मींस प्रोटीन सिंथेसिस पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट किस पर बात करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस पर बात करेंगे।